हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम आपको 40 प्रश्न करा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न बताने वाले हैं वह सभी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से आपको एक एक प्रश्न को देखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है। तो यहाँ पर एक अधिशोषित शब्द आया है, तो यह अधिशोषण की प्रक्रिया से लिया गया है। तो अधिशोषण क्या होता है, तो उसे आप समझिए कि जब कोई पदार्थ या स्पीसीज किसी दूसरे पदार्थ के सिर्फ सतह पर सांद्रित हो जाता है तो उसे अधिशोषण कहते हैं। जैसे हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप किसी बर्तन में मैदा को रख दीजिए और इसके ऊपर आप जल डालिएगा तो वो जल इसके सिर्फ सतह पर ही रहेगा, वो जल इसके अंदर नहीं पहुंचता है। तो यह वही प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी सतह पर वह सांद्रित हो जाता है, उसके स्थूल अर्थात अंदर की भाग में नहीं जाता है, तो उसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तो इसमें पूछा गया हाइड्रोजन गैस को कौन अधिशोषित करता है, अर्थात किस पदार्थ में अधिशोषण की प्रक्रिया होता है। तो इसका आंसर है सक्रिय चारकोल। इसमें प्लेटिनम ब्लैक कुछ स्थिति में हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से सक्रिय चारकोल होगा। देखिए, सक्रिय चारकोल कहने का अर्थ है कि आप एक किसी बंद पात्र में सक्रिय चारकोल को रख दीजिए और इसके अंतर्गत सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही नहीं, आप इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन गैस सभी को रख दीजिएगा। तो इस चारकोल पर ये सभी गैस उसके सतह पर आकर, चारकोल के सतह पर आकर सांद्रित हो जाता है, जिस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तो इसमें जो है ना सक्रिय चारकोल पर अधिशोषित हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन गैस दिया गया है तो इसका हो जाएगा सक्रिय चारकोल उस हाइड्रोजन गैस को अपने तरफ अधिशोषित कर लेता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप प्रश्न सभी हवा में बनेगा आपसे। हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल क्या है? हाइड्रोफिलिक कहने का अर्थ है लायोफिलिक कोलाइड सोल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्टार्च विलयन। हाइड्रोफिलिक कोलाइड वह होता है जो विलायक के प्रति आकर्षण का भाव रखता है और इसे ही उत्कर्मणीय सोल भी कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, धना आवेशित सोल है तो प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन जो होता है वह धनावेशित सोल होता है। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है कि स्व उत्प्रेरण क्या है, ऑटो कैटालाइसिस क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, ये है अभिकारक उत्प्रेरित करता है, अभिक्रिया में उत्पन्न ताप उत्प्रेरित करता है, सी हो जाएगा प्रतिफल उत्प्रेरित करता है, या डी विलायक उत्प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रतिफल उत्प्रेरित करता है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक अर्थात जो विलायक सोलवेंट के प्रति अट्रैक्शन का भाव रखता है उसे ही लायोफिलिक कहते हैं। और एक होता है लायोफोबिक जो विलायक के प्रति घृणा का भाव रखता है, विकर्षण का भाव रखता है, वह लायोफोबिक होता है। यहाँ पर लायोफिलिक है अट्रैक्शन। सोल बनाने में व्यवहार, यहाँ पर सोल बनाने में व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा धातु के सल्फाइड का। धातु के सल्फाइड का उपयोग लायोफिलिक सोल बनाने में नहीं किया जाता है। बाकी तीनों स्टार्च, गोंद और जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। धातु के सल्फाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो लायोफोबिक में किया जाता है। फिर 6 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? एडजॉर्प्शन थ्योरी से की जा सकती है किस उत्प्रेरक की? तो उसमें जो है ना हमेशा विषमांगी उत्प्रेरण का, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का वर्णन किया गया है अधिशोषण सिद्धांत में। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु सोल के ब्रीडिंग आर्क विधि से नहीं बनाया जा सकता है?
तो बनाया कौन कौन जा सकता है, तो कम क्रियाशील वाले धातु, जैसे हो गया कॉपर हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, Au हो जाएगा, Ag हो जाएगा, ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी। तो यहाँ पर देखिए ये चारों ऑप्शन तो होगा, लेकिन जो पोटेशियम के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है। इसमें तो कम क्रियाशील का ही सिर्फ बनाया जाता है। तो किसका नहीं बनाया जा सकता है, तो सोडियम का। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न कि लैंगमयूर अधिशोषण समतापी अच्छी तरह कार्यशील है, जहां पर ए बहुपर्तीय अधिशोषण हो सकता है, बी एक पर्तीय अधिशोषण हो सकता है, और के बाद सी और डी है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी एक पर्तीय अधिशोषण होता है। इसमें ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार और पूछे भी जाएंगे कि इसमें एक पर्तीय अधिशोषण होता है एक परत में। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है, ये भी प्रश्न मोस्ट VVI है आपके लिए कि ताज़ा अवक्षेप को कोलोइडल विलयन में बदला जा सकता है किस विधि के द्वारा, तो पेप्टाइजेशन अर्थात पेप्टीकरण के द्वारा ताज़ा अवक्षेप को कोलोइडल विलयन में बदला जा सकता है। आपको हम सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पेप्टाइजेशन क्रिया क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जब ताज़ा बने अवक्षेप पर वैद्युत अपघट्य कराया जाता है, वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो आयन के रूप में होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य जब ताज़ा बने अवक्षेप पर कराया जाएगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है, जिसे पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। जैसे आपके सामने अगर AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ अगर HCl को कराएंगे सेम प्रजाति में, तो यहाँ पर आपके सामने एक कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। AgCl Cl प्लस हाइड्रोजन गैस उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो इस तरह से आपका एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है। तो देखिए जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की प्रक्रिया होगा वह हमेशा अधिशोषक कहलाएगा, और जो पदार्थ इस प्रक्रिया में भाग लेता है वह अधिशोष्य कहलाता है। इसे उदाहरण समझ लीजिए, आपके पास एक ईंट है, इस ईंट पर जो है ना धूलकण जम गया, यहाँ पर धूलकण पड़ गया तो इस पर धूलकण आ गया। तो ये जो धूलकण बाहर से इस पदार्थ पर चिपक गया है ये हो जाएगा आपका अधिशोष्य। लेकिन जिस पदार्थ पर चिपका है, ईंट पर चिपका है, तो ईंट हो जाएगा आपका अधिशोषक। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो यह ऊष्माक्षेपी होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहा गया है। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है कि अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं या जुड़ा होते हैं वह कहलाता है, तो वह रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। और भौतिक अधिशोषण वह होता है जो वंडर वॉल के द्वारा जुड़ा होता है, कमजोर वंडर वॉल के द्वारा जुड़ा होता है वह भौतिक अधिशोषण, और जो मुक्त संयोजकता अर्थात रासायनिक बंध द्वारा जो जुड़ा होगा वह रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा, रासायनिक अधिशोषण का जो अधिशोषण ऊष्मा है वह भौतिक अधिशोषण के अधिशोषण की ऊष्मा से क्या होता है, तो अधिक होता है। इसका अधिक होगा हमेशा किससे, तो भौतिक अधिशोषण से। क्या होगा, तो ऊष्मा होगा अधिक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पुनः 14 नंबर का प्रश्न है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के रेट को तभी बढ़ाएगा जब संक्रियण ऊर्जा को आप घटाते हैं। अगर संक्रियण ऊर्जा को आप बढ़ा देंगे तो इसका दर घट जाएगा। तो दर कब बढ़ेगा, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, संक्रियण ऊर्जा को जब हम घटाते हैं। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो एक होता है दहलीय ऊर्जा, एक होता है संक्रियण ऊर्जा। तो दहलीय ऊर्जा उसे कहते हैं कोई भी अभिकारक है उसको अभिक्रिया करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है वह उसका दहलीय ऊर्जा कहलाता है। लेकिन अगर किसी पदार्थ के पास दहलीय ऊर्जा नहीं है तो उसमें संक्रियण ऊर्जा को मिलाया जाता है ताकि उसका ऊर्जा दहलीय ऊर्जा के बराबर हो जाए और वह अभिक्रिया कर ले। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है कि जैव उत्प्रेरक होता है। तो जैव उत्प्रेरक इसमें एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, तो यह एक नाइट्रोजनी युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीव जंतु से प्राप्त होता है, उसी को एंजाइम उत्प्रेरक कहता है, या जीव जंतु से प्राप्त होने के कारण इसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, बड़े ही शानदार प्रश्न है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। तो कणों के आकार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन।
उसके बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो आयोडीन चूर्ण। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन, बादल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बादल जो है वह एरोसोल ऑफ लिक्विड का उदाहरण है, अर्थात द्रव का गैस में मिश्रण का उदाहरण है। बादल हो गया, कोहरा हो गया, धुंध हो गया और जगह कार्बनिक स्प्रे हो गया, ये सभी जो है ना एरोसोल ऑफ लिक्विड का उदाहरण है, अर्थात द्रव का गैस में मिश्रण। जो बादल होता है वह पहले भाप के रूप में जाता है, ऊपर में वह द्रव के रूप में नीचे आता है, तो इसमें जो है ना द्रव का गैस में मिश्रण है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है क्वेश्चन का। 18 के बाद ये 19 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर 21 नंबर हो गया, तो ये होगा 23 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का प्रश्न। तो कोलाइडल पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं? तो वैद्युत अपघट्य को प्रयोग करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने के लिए। फिर ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा किसका कोलाइड विलयन नहीं बनाया जा सकता है? तो बनाया कौन कौन जा सकता है? प्लेटिनम का, चांदी का, सोना का, तो फेरस का नहीं बना सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फेरस। फिर जो पहले पार्ट 1 बताए थे वही क्वेश्चन आ गया इसमें, लेकिन इसमें परास आपका नैनोमीटर में दिया गया था, उसमें मीटर में। तो कोलॉइडों में व्यास का परास होता है, अर्थात उसके कण का व्यास कितना होता है? 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। फिर न स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, तो स्वर्ण संख्या सबसे कम जिलेटिन में होती है। उसके बाद 80 नंबर का प्रश्न है कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलॉइडल सिस्टम का उदाहरण है? तो बताए थे बादल में, तो ये हो जाएगा द्रव और गैस का, बी हो जाएगा एरोसोल ऑफ लिक्विड। उसके बाद पेप्टिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें डैश होता है, तो इसके द्वारा क्या करते हैं हम? तो अवक्षेप का कोलॉइडल सॉल्व में परिवर्तन करते हैं, कोलॉइडल सॉल्व में अवक्षेप को बदलते हैं, अवक्षेप जो होता है उसको कोलॉइडल सॉल्व में बदलते हैं, जिसे पेप्टाइजेशन कहते हैं या पेप्टिकरण कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं, सी हो गया। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हाइड्रोफोबिक लायोफोबिक कोलॉइड है? तो सल्फर जो है, धातु के सल्फाइड जो होते हैं वह हाइड्रोफोबिक कोलॉइड होते हैं, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अब बहुत ही कम ही प्रश्न बचे हुए हैं, आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखते चलिए। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है? तो 0 से कम कौन होता है? तो डेल जी का मान 0 से कम होता है। हालांकि इसमें तीनों को बोल सकते हैं, डेल एस एम का भी होता है और डेल एच का भी 0 से मान कम ही होता है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? तो बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, फॉर्माल्डिहाइड विलयन। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न है कि खास संरक्षण में प्रयुक्त पोटेशियम मेटासल्फाइड है, तो यह एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है, और पॉजिटिव उत्प्रेरक वह होगा जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा रसो अवशोषण हेतु प्रयोज्य नहीं है? तो रसो अवशोषण को हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण, तो वह किससे प्रयोजन नहीं है? तो ये ताप से स्वतंत्र होते हैं, ये गलत है। बाकी बात तीनों सही है, ये अति विशिष्ट भी होते हैं, मंद भी होते हैं, उत्कर्मण्य भी होते हैं, लेकिन ये ताप से स्वतंत्र होते हैं, ये गलत है। तो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न है कि फिटकरी जल शोषित करती है, फिटकरी जल शोषित करती है, तो एल्युमिनियम जो कीचड़ को स्कंदित करता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लगा सकते हैं सी इसका। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं? पहले भी बताए थे, वंडर वॉल बल के द्वारा बंधे होते हैं भौतिक अधिशोषण, वो भी कमजोर तरीके से। उसके बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होते हैं? पहले भी बताए थे, एक परत होता है इसमें, क्वेश्चन दोहरा रहा है यहाँ पर। उसके बाद है ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आप सी लगाएगा, रासायनिक अधिशोषण भौतिक की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होती है, यह जो कथन है सही नहीं है। उसके बाद है रासायनिक अधिशोषण भौतिक की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होती है, हाँ यहाँ यह कथन जो है ना सही है। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, यह कथन भी सही है। फिर ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, या एंथैल्पी में एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, या उत्कर्मणीय क्रिया है, तो इसका ऑप्शन आप सी ही लगा दीजिए या इसको छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को।
फिर 36 नंबर का क्वेश्चन कि लैंग मयूर समतापी किस परिकल्पना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिशोषण स्थलों की कणों की अधिशोषित करने वाली क्षमताएं समतुल्य होती है। उसको सीधे से क्वेश्चन है कि अधिशोषण सभी दिशाओं में उपयोगी है सिवाय तो रंगहीन करने में, समांगी उत्प्रेरण में, अक्रिय गैसों का पृथक्करण में या आर्द्रता निरोधन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समांगी उत्प्रेरण में। फिर 38 नंबर का प्रश्न है कि सिलिकेट रिक्तियों में रंगीन आयतन विकसित करके सिलिकेट गार्डन बनाते हैं, यह एक उदाहरण है अधिशोषण का, अवशोषण का या दोनों या कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए, अधिशोषण का। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न है कि ठोस के पृष्ठ पर गैस के अधिशोषण के लैंग्यूर मॉडल डैश हैं। किसी पृष्ठ पर अधिशोषित कणों का वियोजन घेरे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या बी ऑप्शन में पृष्ठ के एकल स्थल पर अधिशोषण एक साथ बहुअणुक हो सकता है, या सी है किसी दिए गए क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैस का द्रव्यमान उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी का हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। उसके बाद 40वें क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव आपका अवक्षेप में नहीं पाया जाता है, विलयन में पाया जाता है, सॉल्व में भी पाया जाता है और लास्ट में वाष्पों में। तो इसमें पाया जाता है तीनों में। तो यहाँ पर आपको विलयन डालना है, विलयन में पाया जाता है सिर्फ, बाकी बाद इस तीनों में नहीं पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।